हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस खास क्लिनिकल एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कितनी स्ट्रेसफुल हो सकती है ना। इसीलिए आज का ये पूरा सेशन हम बिल्कुल आसान बोलचाल वाली हिंदी में रखेंगे। आज हम इंट्रावेनस या आईवी जनरल एनेस्थेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, हम इन्हें क्लिनिकली समझेंगे ताकि एग्जाम का कोई भी घुमावदार सवाल आपको फंसा ना सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले प्रमुख आईवी एनेस्थेटिक्स, फिर थियोपेंटल की संरचना और उपयोग, उसके बाद केटामाइन और ट्रॉमा में इसका रोल, फिर प्रोपोफॉल, आईसीयू और संक्रमण का खतरा, इन तीनों की एक नैदानिक तुलना और लास्ट में एक रैपिड फायर क्विज। भाग 1, प्रमुख आईवी एनेस्थेटिक्स, मुख्य 3 दवाइयाँ। देखिए, फार्माकोलॉजी में सब कुछ याद रखना मुश्किल है, इसलिए ये निमोनिक आपका ब्रह्मास्त्र है। इसे अभी के अभी दिमाग में बिठा लीजिए। टी से थियोपेंटल और टी से ही थायोबार्बिचुरेट, के से केटामाइन जिसकी संरचना में होती है एक कीटोन रिंग, और पी से प्रोपोफॉल, पी से फिनॉल। बस इस एक ट्रिक से आप एग्जाम में केमिकल स्ट्रक्चर वाले कई एमसीक्यूज चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। समझ है? भाग 2, थियोपेंटल की संरचना और उपयोग, हल्का पीला पाउडर। अब बात करते हैं हमारी पहली दवा थियोपेंटाल सोडियम की। क्लिनिक्स में आपने इसे पेंटोथाल सोडियम या थियोपेंटोन के नाम से सुना होगा। इसका नाम थायोबार्बिचुरेट क्यों है? दरअसल ये बार्बिचूरिक एसिड का ही एक रूप है, लेकिन ध्यान दीजिए, इसकी पोजीशन 2 पर ऑक्सीजन को हटाकर एक सल्फर एटम लगा दिया गया है। यही सल्फर इसे थायो नाम देता है, और इसका जो सोडियम सॉल्ट फॉर्म है ना, वही इसे पानी में आसानी से घुलने लायक बनाता है। अब जब आप थियोपेंटल के बारे में सोचें तो दिमाग में एक हल्के पीले पाउडर की इमेज बना लीजिए। जब हम इस पाउडर को पानी में मिलाते हैं तो जो घोल बनता है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या क्षारीय होता है, जिसका पीएच 10 से 11 के आसपास होता है। और सबसे बड़ी बात, ये घोल बहुत अनस्टेबल होता है। आपको इसे 24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना होगा। एक और बड़ा अलर्ट, अगर ये किसी भी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ गया तो ये तुरंत विघटित होकर एक प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बना लेगा। इसीलिए इसे हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रोशनी और नमी से बचाकर रखना एकदम जरूरी है। क्लिनिकली थियोपेंटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जनरल एनेस्थीसिया शुरू करने और छोटी सर्जरीज में होता है, लेकिन एग्जाम्स के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस में इसका यूज़। चूँकि ये एक बार्बिचूरेट है, ये दिमाग की हाइपर एक्टिविटी को बहुत मजबूती से दबाता है, इसीलिए लगातार आने वाले दौरों को रोकने के लिए ये हमारी पहली पसंद बन जाता है। पर हाँ, एक बात कभी मत भूलना, पोर्फिरिया के मरीजों में इसका इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड। भाग 3, केटामाइन, ट्रॉमा और एनाल्जेसिया, एक स्थिर घोल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी दवा केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड पर। क्लिनिक में इसे केटलार या केटनिस्ट कहते हैं। याद है हमारा निमोनिक? के से केटामाइन, के से कीटोन रिंग। इसके केमिकल स्ट्रक्चर में एक साइक्लोहेक्सानोन रिंग, एक क्लोरोफेनाइल ग्रुप और एक सेकेंडरी अमाइन होता है। और अगर इसके लुक की बात करें तो थियोपेंटल वाले पीले पाउडर को भूल जाइए। केटामाइन एक बिल्कुल सफ़ेद, बिना महक वाला क्रिस्टलीय पाउडर है जो पानी में बहुत आराम से घुल जाता है। जहाँ थियोपेंटल बेचारा बहुत जल्दी खराब हो जाता था, केटामाइन एकदम अलग है। इसका जलीय घोल यानी एक्वस सॉल्यूशन बहुत ही स्टेबल होता है। ये आसानी से टूटता नहीं है, जिसका मतलब है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। बस इसे एक बंद डिब्बे में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखिए और सीधे रोशनी से बचाइए। इसीलिए तो ये इमरजेंसी क्रैश कार्ड के लिए एक परफेक्ट दवा है। केटामाइन का इफेक्ट बहुत ही अनोखा होता है, जिसे हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कहते हैं। इसमें मरीज अपने आसपास की दुनिया से एकदम कट सा जाता है। अब ट्रॉमा के मामलों में ये डॉक्टरों का फेवरेट क्यों है? क्योंकि यार, बाकी एनेस्थेटिक्स के उलट ये अकेली ऐसी दवा है जो बेहतरीन एनाल्जेसिया भी देती है, मतलब दर्द को भी खत्म करती है। बच्चों की सर्जरीज और इमरजेंसी ट्रॉमा में ये बहुत काम आती है। लेकिन एक कैच है, जिन मरीजों में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, उन्हें केटामाइन देने से हमें सख्त बचना चाहिए। भाग 4, प्रोपोफॉल, आईसीयू और संक्रमण का खतरा, दूधिये इमल्शन। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी सुपर इंपॉर्टेंट दवा पर, प्रोपोफॉल। इसके मशहूर ब्रांड नाम डिप्रिविन या प्रोपोफॉल फ्रिसीनियस हैं। हमारा निमोनिक याद करिए, पी से प्रोपोफॉल, पी से फिनॉल रिंग। इसका पूरा नाम 2,6-डाई आइसोप्रोपाइल फिनॉल है। इसकी पोजीशन 2 और 6 पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स होते हैं। ये जो खास बनावट है ना, ये इसे भयंकर रूप से लिपोफिलिक बनाती है। मतलब ये फैट में तो घुल जाएगा, लेकिन पानी में ये बिल्कुल अघुलनशील है।
अब चूंकि ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए कंपनी वाले इसे एक ऑयल इन वाटर इमल्शन के रूप में बनाते हैं और इसी वजह से प्रोपोफोल देखने में एकदम दूध जैसा सफेद लगता है। लेकिन सावधान, ये दूधिया इमल्शन बैक्टीरिया के लिए एक शानदार दावत की तरह है। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इसे इस्तेमाल करते समय एकदम सख्त एसेप्टिक टेक्निक का पालन करना होता है। वायल खोलने के बाद आपके पास सिर्फ 6 से 12 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद इसे सीधा कूड़े में फेंक देना है। इसे 25 डिग्री से नीचे स्टोर करें, लेकिन भाई इसे कभी भी फ्रीजर में मत डालना। यूसेज की बात करें तो प्रोपोफॉल का इस्तेमाल एनेस्थीसिया के इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों के लिए होता है। केटामाइन ट्रॉमा के लिए था, लेकिन प्रोपोफॉल आईसीयू सेडेशन और डे केयर सर्जरीज का राजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका असर बहुत तेजी से खत्म होता है और मरीज फटाफट होश में आ जाता है। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हमेशा याद रखना, चूंकि ये इमल्शन अंडे और सोयाबीन से बनता है, तो जिन मरीजों को इनसे एलर्जी है उन्हें प्रोपोफॉल बिल्कुल नहीं देना है। भाग 5, एनेस्थेटिक्स की नैदानिक तुलना, रैपिड एग्जाम रिव्यू। तो यार, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, चलिए उसे इस टेबल में समराइज करते हैं। केमिकल क्लास थियोपेंटाल बार्बिचुरेट है, केटामाइन एरियल साइक्लोहेक्सिलमाइन है और प्रोपोफोल एल्काइल फिनॉल है। घुलनशीलता, थियोपेंटाल और केटामाइन पानी में घुलते हैं, जबकि प्रोपोफोल एक लिपिड इमल्शन है। रंगरूप, थियोपेंटाल पीला पाउडर है, केटामाइन सफेद पाउडर है और प्रोपोफोल एकदम दूधिया लिक्विड है। और स्टोरेज, प्रोपोफोल को सबसे ज्यादा साफ सफाई यानी असेप्टिक कंडीशंस की जरूरत होती है। चलिए स्टेबिलिटी को एक बार फिर से दिमाग में फिट कर लेते हैं। एक तरफ हैं अस्थिर और हाई रिस्क दवाइयाँ, जैसे थियोपेंटल, जिसे रोज ताज़ा बनाना ही पड़ेगा, और प्रोपोफोल, जिसमें इन्फेक्शन का इतना डर है कि 6 से 12 घंटे में फेंकना पड़ता है। और दूसरी तरफ है हमारा अत्यधिक स्थिर चैंपियन, केटामाइन। इसका घोल बहुत ही स्टेबल है और इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। भाग 6, रैपिड फायर एग्जाम क्विज, अपनी याददाश्त परखें। ठीक है दोस्तों, अब आपकी बारी है। हमने जो भी पढ़ा है उस पर एक क्विक रैपिड फायर क्विज खेलते हैं। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। थियोपेंटल, कीटामाइन और प्रोपोफोल में से वह कौन सा एकमात्र आईवी एनेस्थेटिक है जो एक अत्यधिक स्थिर घोल होने के साथ साथ शानदार एनाल्जेसिया यानी दर्द से राहत भी देता है? जरा सोचिए। एकदम सही। इसका उत्तर है केटामाइन। यही वो ड्यूअल प्रॉपर्टी है जो केटामाइन को इमरजेंसी और ट्रॉमा के मामलों में इतना जबरदस्त और लाइफ सेविंग बनाती है, एनेस्थीसिया भी और दर्द से आराम भी। चलिए दूसरा सवाल। ये एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। चूंकि प्रोपोफोल के इमल्शन में बैक्टीरिया पनपने का बहुत खतरा होता है, इसलिए माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए प्रोपोफोल को हमेशा फ्रीजर में स्टोर किया जाना चाहिए। बताइए, ये बात सही है या गलत? इसका उत्तर है बिल्कुल गलत, फॉल्स। प्रोपोफोल को हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे फ्रीजर में डालेंगे तो उसका जो ऑयल एंड वाटर इमल्शन है ना, वो टूट जाएगा और पूरी दवा बर्बाद हो जाएगी। इन्फेक्शन रोकने का तरीका फ्रीज करना नहीं, बल्कि सख्त एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। और आज के लिए हमारा आखिरी और सबसे दमदार सवाल, वो कौन सी दवा है जो एक हल्के पीले रंग के पाउडर के रूप में आती है और अगर वो गलती से भी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाए तो तुरंत विघटित होकर एक प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बना लेती है? बिल्कुल सही पकड़े हैं, वो है थियोपेंटल सोडियम। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनियर से इन तीनों एनेस्थेटिक्स की क्लिनिकल पिक्चर आपके दिमाग में एकदम छप गई होगी। अब जरा सोच कर देखिए, जब आप असल में किसी आईसीयू या ट्रॉमा वार्ड में अपनी ड्यूटी पर होंगे और मरीज की जान दांव पर होगी, तो आप इन तीनों में से कौन सी शीशी उठाएंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। ऐसे ही मजे से पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करते रहिए।